गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान, जिसकी आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, जहां से हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप सभी लोग चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। बाकी इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग दोस्तों सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन दोस्तों हम लोग अपना संविधान दिवस भी मनाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों कुल भाग थे 22, और मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395, और मूल संविधान में अनुसूची या शेड्यूल थे दोस्तों 8। फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान संविधान के दोस्तों कुल भाग हो गए हैं 25, और वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या अब हो गई है दोस्तों 448, और वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या अब हो गई है 12। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद संविधान का अगला भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा, भाग 2, और यह दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, और संविधान के भाग 2 में है नागरिकता या सिटीजनशिप। और यहां से बस आप लोग एक अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 11, और यहां पर दोस्तों यह बताया गया है कि संसद या पार्लियामेंट विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित या रेगुलेट कर सकती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित या रेगुलेट कर सकती है। इसके बाद संविधान का अगला भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा, भाग 3, जो कि दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और इसमें दिया गया है मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स को, जिसे दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स दोस्तों हमें प्राप्त हैं भारतीय संविधान के द्वारा, वो होते हैं न्याय संगत या जस्टिसिएबल। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन या अतिक्रमण हो रहा है, तो वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट में जा सकता है वह व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग मौलिक अधिकारों के प्रकार ध्यान में रखिएगा कि हमें किस किस टाइप के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान में दोस्तों मूल रूप से कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जिसमें दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, उसे दोस्तों समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, तो वो है दोस्तों 6। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला मौलिक अधिकार आप लोग ध्यान में रखिएगा, समता का अधिकार, और यह दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक।
फिर तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसे दिया गया है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। फिर इसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। फिर इसके बाद पांचवा है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, और इसे दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में। फिर छठा है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जिसे दिया गया था अनुच्छेद 31 में, लेकिन दोस्तों इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कर दिया गया लीगल राइट्स या विधिक का अधिकार, और इसे दोस्तों जोड़ा गया भारतीय संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। फिर सातवां जो दोस्तों मौलिक अधिकार था हमारे संविधान में, वो है संवैधानिक अधिकारों का उपचार, और इसे दिया गया है अनुच्छेद 32 में। और ये दोस्तों रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उससे संबंधित है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो छठा मौलिक अधिकार दोस्तों मूल संविधान में दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और उसे कर दिया गया लीगल राइट्स या विधिक का अधिकार, और उसे जोड़ा गया है भारतीय संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में कुल जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे वो थे दोस्तों 7, जिसमें जो छठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार उसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो वर्तमान में हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद आप लोग देखिए अनुच्छेद 14 में क्या दिया है। तो इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। मतलब दोस्तों कोई कितना भी पैसा वाला हो या कितनी भी ऊंची पोस्ट पे हो और कोई कितना भी गरीब हो, सबके लिए समान लॉ या कानून होगा, यही बताया गया है अनुच्छेद 14 में। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 15, और इसमें है धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। फिर इसके बाद अगला है अनुच्छेद 16, और इसमें है लोक नियोजन के विषय में समान अवसर। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 17, और इसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर इसके बाद अगला है अनुच्छेद 18, और इसमें दिया गया है दोस्तों उपाधियों का अंत के बारे में या एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 19A में कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और दूसरा है दोस्तों सम्मेलन का अधिकार, मतलब आप भारत में कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, और तीसरा हो गया संघ का अधिकार, मतलब आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी संघ या यूनियन बना सकते हैं, और चौथा हो गया संचरण का अधिकार, मतलब आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी संचरण कर सकते हैं या आ जा सकते हैं। पांचवा हो गया निवास का अधिकार, मतलब आप भारतीय सीमा के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हैं, और छठा हो गया प्रोफेशन या वृत्ति का अधिकार, मतलब आप भारतीय सीमा के अंदर कहीं भी कोई भी व्यापार या वृत्ति कर सकते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 20, और इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 21, और इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और इसी में दोस्तों अनुच्छेद 21 में ही जोड़ा गया अनुच्छेद 21A, जिसके अंतर्गत दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। फिर नोट्स में दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि चाहे आपातकाल या इमरजेंसी का ही कंडीशन क्यों न हो, लेकिन दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो 2 अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और 21, इन्हें दोस्तों सस्पेंड नहीं किया जा सकता या इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इमरजेंसी कंडीशन में भी दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित या सस्पेंड नहीं किया जा सकता।
इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 22, और इसमें है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। फिर अगला है अनुच्छेद 23, और इसमें है मानव दुर्व्यापार एवं बालक श्रम या ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 24, और इसमें है कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध के बारे में। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 25, और इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को निर्विघ्न रूप से मनाने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 29, और इसमें है अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटीज की भाषा, लिपि और संस्कृत की सुरक्षा के संबंधित प्रावधान। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 30, और इसमें है माइनॉरिटीज के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना से संबंधित प्रावधान। इसके बाद आप लोग संविधान का अगला भाग ध्यान में रखिएगा, भाग 4, और इसे दिया गया है अनुच्छेद या आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और इसमें दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, या इसी को कहा जाता है दोस्तों डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डीपीएसपी के बारे में आप लोग सबसे पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा कि ये होता है नॉन जस्टिसेबल। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसके अतिक्रमण पर आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। फिर यहाँ से पहला आर्टिकल आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 38, और इसमें है राज्यों को लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान। और इसी 38 के फर्स्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना करना। ये दोस्तों राज्य की जिम्मेदारी होगी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 39 का ए, और इसमें दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 40, और इसमें दिया गया है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। फिर अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 42, और इसमें दिया गया है दोस्तों काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां हो और स्त्रियों के लिए मातृत्व सहायता का प्रावधान हो। ये सभी दोस्तों राज्य की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 43, और इसमें है कृषकों और मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान। और इसके बाद इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 43 के बी में क्या है, तो अनुच्छेद 43 के बी में दिया गया है सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित प्रावधान। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 44, और इसमें है समान नागरिक संहिता के बारे में या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 45, और इसमें दिया गया है दोस्तों बालपन देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 46, और इसमें है एससी या शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति, एसटी या शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधानों को। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 48, और इसमें है गौवध निषेध तथा कृषि एवं पशुपालन की स्थापना से संबंधित प्रावधान। फिर इसी से आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 48 ए में क्या है, तो अनुच्छेद 48 ए में दोस्तों दिया गया है पर्यावरण, वन एवं वन जीवों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 49, और इसमें बताया गया है राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 50, और इसमें है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव।
और इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 51। और इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और बंधुत्व के लिए राज्य प्रयास करेगा। फिर इसके बाद संविधान का इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संविधान के भाग 4 में ही दोस्तों भाग 4A करके दिया गया है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी को। और वर्तमान संविधान में दोस्तों कुल फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। इसके बाद आगे आप लोग देखिए संविधान का भाग 5। और संविधान के भाग 5 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका के बारे में। और संघ की कार्यपालिका में दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय एवं उनका मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी। तो इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 54, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन या इलेक्शन के बारे में बातें बताई गई हैं या प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 56, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। फिर अगला अनुच्छेद इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 58, जिसमें राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों क्या क्या योग्यता या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको बताया गया है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है उसके बारे में बातें बताई गई हैं। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 61, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या होगी। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 63, और इसमें दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 64, और इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 72, और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 74, और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर एवं मंत्री परिषद की जिम्मेदारियों के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 76, जिसमें दोस्तों भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 78, और इसमें है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 78 में बताया गया है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। इसके बाद इसी में आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 5 में ही दिया गया है दोस्तों संसद या पार्लियामेंट को अनुच्छेद या आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। फिर इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 79 को, और इसमें दोस्तों दिया गया है संसद के गठन के बारे में। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 80, और इसमें दिया गया है राज्यसभा की संरचना के बारे में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 81, और इसमें दिया गया है लोकसभा की संरचना के बारे में।
इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 85, और इसमें दिया गया है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों सत्रावसान से आप लोग यह समझिएगा कि जब संसद के किसी भी सदन का जो सत्र होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है उस सदन के सभापति या अध्यक्ष के द्वारा, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं सत्रावसान। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 100, और इसमें दिया गया है सदनों में मतदान के बारे में और रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति एवं सदनों में गणपूर्ति के बारे में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 107, और इसमें दिया गया है दोस्तों साधारण विधेयक के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 108, जिसमें दोस्तों दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक या जिसे ज्वाइंट सिटिंग कहा जाता है उसके बारे में। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 110, और इसमें दिया गया है धन विधेयक या मनी बिल के बारे में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 112, और इसमें दिया गया है प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश किया जाएगा। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 117, और इसमें दिया गया है वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल के बारे में। फिर अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 123, जिसमें दोस्तों अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है जो कि राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं केंद्र में, और राज्यों में राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संविधान के भाग 5 में ही दोस्तों दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद या आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। फिर इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 129, और इसमें दोस्तों बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 141, और इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 143, और इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि किसी सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 में दोस्तों दिया गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के मामले को, अर्थात इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 148, और इसमें दोस्तों दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग महोदय को, और अनुच्छेद 149 में दोस्तों बताया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में। इसके बाद दोस्तों संविधान का अगला भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 6, और इसमें दिया गया है राज्य की कार्यपालिका के बारे में। और राज्य की कार्यपालिका से आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद और राज्यों के महाधिवक्ता। तो इसमें दोस्तों आप लोग पहला अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 155, जिसमें दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर अगला अनुच्छेद यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 159, जिसमें राज्यपाल महोदय के शपथ की प्रक्रिया के बारे में बातें बताई गई हैं। फिर अगला अनुच्छेद यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 161, जिसमें राज्यपाल महोदय को दोस्तों जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उसके बारे में बातें बताई गई हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 168, और इसमें दिया गया है राज्य विधानमंडल के गठन से संबंधित प्रावधानों को। फिर
अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 169, और इसमें दिया गया है राज्यों में जो विधान परिषद होती है उसके उन्मूलन एवं निर्माण से संबंधित प्रावधानों को। फिर अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 169, और इसमें दिया गया है राज्य में विधानसभाओं की संरचना से संबंधित प्रावधानों को। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 198, और इसमें दोस्तों धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बातें बताई गई हैं। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 199, और इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताया गया है। फिर अगला अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 202, और इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण जो राज्यों का होता है दोस्तों उसके बारे में बातें बताई गई हैं। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 213, और इसमें दोस्तों राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है उसके बारे में बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केंद्र में जो राष्ट्रपति महोदय ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करते हैं वो जारी करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और राज्यों में जो राज्यपाल महोदय अनुच्छेद या ऑर्डिनेंस जारी करते हैं वो करते हैं अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 214, और इसमें बताया गया है दोस्तों कि सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय होगा। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 224, और इसमें दिया गया है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 224 का ए, और इसमें दिया गया है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त या रिटायर्ड न्यायाधीशों या जजों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 226, और इसमें दोस्तों हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है उससे संबंधित प्रावधान या शक्ति को दिया गया है अनुच्छेद 226 में। फिर अगला अनुच्छेद यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 233, और इसमें दोस्तों जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा होती है, इसी को बताया गया है अनुच्छेद 233 में। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा संविधान का भाग 8, और संविधान के भाग 8 में दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों या यूनियन टेरिटरी या यूटी के बारे में। और यहाँ से बस आप लोग एक अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 239, और इसमें दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को। इसके बाद अगला भाग आप लोग संविधान का ध्यान में रखिएगा संविधान का भाग 9, जिसमें दोस्तों दिया गया है पंचायतों को, और यहाँ से एक अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 243 का बी, और इसमें दोस्तों दिया गया है पंचायतों के गठन एवं संरचना के संबंध में प्रावधानों को। इसके बाद आप लोग संविधान का अगला भाग ध्यान में रखिएगा भाग 11, और संविधान के भाग 11 में दिया गया है संघ राज्य संबंधों के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 249 को, और इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। फिर इसके बाद यहाँ से अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 257, और इसमें है कुछ मामलों में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण होगा, इस बात को बताई गई है अनुच्छेद 257 के द्वारा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 262, और इसमें दिया गया है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के निर्णय से संबंधित प्रावधानों को। फिर अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 263, और इसमें है दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में।
इसके बाद दोस्तों आप लोग संविधान का अगला भाग ध्यान में रखिएगा, भाग 12, और इसमें दिया गया है संघ राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में। और यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 266 को, और इसमें दिया गया है दोस्तों संचित निधि के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 267, और इसमें दिया गया है आकस्मिक निधि के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 280, और इसमें दिया गया है वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसके बाद संविधान का अगला भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 14, और इसमें दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में। और इसमें आप लोग सबसे पहला अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 312 को, और इसमें दिया गया है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 315, और इसमें दिया गया है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में। इसके बाद संविधान का अगला भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 15, और संविधान के भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन या इलेक्शन को। और यहाँ से आप लोग एक अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 324, और इसमें बताया गया है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। इसके बाद संविधान का अगला भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 16, और इसमें दिया गया है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों को। और यहाँ पर आप लोग सबसे पहला अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 338, और इसमें है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 329A, और इसमें दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के बारे में। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 340, और इसमें दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के बारे में। इसके बाद संविधान का अगला भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 17, और संविधान के भाग 17 में दिया गया है आधिकारिक भाषाओं को। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनुच्छेद 343 ध्यान में रखिएगा, और इसके अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी में लिखी गई हिंदी होगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद संविधान का अगला भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 18, और संविधान के भाग 18 में दिया गया है आपातकालीन प्रावधानों को। और इसमें दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल को, और अनुच्छेद 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन को, और अनुच्छेद 360 में दिया गया है वित्तीय आपातकाल को। फिर इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 365, और इसके अनुसार राष्ट्रपति महोदय निर्देश देंगे दोस्तों राज्य को, और राज्य को मानना पड़ेगा। तो किस विषय के ऊपर राष्ट्रपति महोदय निर्देश देंगे राज्यों को और उसे मानना पड़ेगा अनुच्छेद 365 के अंतर्गत, तो वो विषय है दोस्तों सुरक्षा के मामले अगर होंगे वो, दूसरा रेलवे का अगर विषय होगा वो, तीसरा दोस्तों एसटी या शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के विषय पर राष्ट्रपति महोदय निर्देश देते हैं राज्यों को तो उसे मानना पड़ेगा। बाकी हिंदी भाषा के ऊपर दोस्तों यदि राष्ट्रपति महोदय निर्देश देते हैं राज्यों को तो उसे भी मानना पड़ेगा। ये सभी दोस्तों प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 365 के अंतर्गत। फिर इसके बाद संविधान का अगला भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 20, और इसमें दिया गया है दोस्तों संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधानों को। और यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 368 को, और इसमें है संविधान में संशोधन करने संबंधी संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद संविधान का लास्ट पार्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा भाग 22, और इसमें दिया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 393 में दिया गया है संक्षिप्त नाम को।
तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।